Welcome students to this channel which is called Aapka Metallurgist. In the last lecture we had discussed and started with what are called invariant reactions. We discussed the first reaction which is called the peritectic reaction. Now we are left with two more invariant reactions, the eutectic reaction and the eutectoid reaction. So in this particular lecture I'll discuss with you what is called the eutectic reaction. Okay, so students, eutectic reaction we have already discussed in the Bismuth cadmium equilibrium diagram, also in the lead tin equilibrium diagram, means type 2 and type 3 systems ने भी eutectic reaction शो की थी. तो इससे पहले जो हमने रिएक्शन की है द पेरिटेक्टिक रिएक्शन, वो होती थी स्टूडेंट्स इस रीजन में. और आज जो हम रिएक्शन डिस्कस करने लगे हैं द यूटेक्टिक रिएक्शन, वो होती है इस सारे रीजन में. इसको हम यूटेक्टिक रीजन ऑफ द आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम बोल सकते हैं. नाउ अगर हम बात करें दिस पॉइंट सी is the eutectic point, and this temperature 1147 is the eutectic temperature. Let me change the color of this. Right, तो ये जो point है, this point, this is eutectic point, and this temperature is the eutectic temperature. Okay, so let's see that when eutectic reaction occurs in a material system, what is the journal format that it follows. देखिए, कभी भी किसी मटेरियल सिस्टम में अगर यूटेक्टिक रिएक्शन होनी है तो एक खास फॉर्मेट है जिसमें ये रिएक्शन होगी. उस मटेरियल सिस्टम में लिक्विड सॉल्यूशन एज ए फेज प्रेजेंट होना चाहिए, और वो लिक्विड फेज भी स्पेशल कॉम्पोजिशन का होगा जो हर मटेरियल सिस्टम के लिए स्पेसिफिक है. उसको हम कहते हैं यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन. अगर आप मटेरियल को कूल कर रहे थे और मटेरियल को कूल करते हुए आप पहुंच जाते हो यूटेक्टिक टेम्परेचर पे, और उस समय मटेरियल सिस्टम में जो भी फेज या फेजेस हैं उनमें से एक फेज है लिक्विड सॉल्यूशन, वो भी यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का, तो बच्चों यूटेक्टिक रिएक्शन होगी और लिक्विड सॉल्यूशन बदल जाएगा दो नए सॉलिड फेजेस में, जिसको यहाँ हमने सॉलिड 1 और सॉलिड 2 लिखा हुआ है. और ये जो सॉलिड फेजेस हैं ये भी एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन के हमेशा होंगे. क्या होगी कॉम्पोजिशन, ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मटेरियल सिस्टम लिया हुआ है. एक मटेरियल सिस्टम के लिए हर बार जब भी यूटेक्टिक रिएक्शन होगी तो सेम कॉम्पोजिशन, यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का लिक्विड सॉल्यूशन लगेगा और सेम सॉलिड फेजेस किसी डेफिनेट कॉम्पोजिशन के फॉर्म होंगे. ये सॉलिड फेजेस जो होंगे इनको इकट्ठे हम कह देते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर. जितना लिक्विड सॉल्यूशन था से 41% बाय वेट था, तो 41% बाय वेट आपका यूटेक्टिक मिक्सचर बन जाएगा. अब स्पेसिफिकली हम देखें कि आयरन कार्बन सिस्टम्स में ये रिएक्शन कैसे होती है. स्टूडेंट्स, आयरन कार्बन सिस्टम में यूटेक्टिक टेम्परेचर है 1147. तो अगर कूलिंग करते हुए आप 1147 यूटेक्टिक टेम्परेचर पे अलॉय को लेकर पहुंच गए हो, और अलॉय में वन ऑफ द फेजेस इज लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्टली 4.33% कार्बन रिमेनिंग आयरन, तो यूटेक्टिक रिएक्शन होगी और उस यूटेक्टिक रिएक्शन से सारे का सारा लिक्विड सॉल्यूशन बदल जाएगा दो नए सॉलिड फेजेस में. एक का नाम है ऑस्टेनाइट जो मैक्सिमम कार्बन वाला बनेगा 2.11% कार्बन. This is the maximum amount of carbon that can be dissolved in austenite solid solution. और सीमेंटाइट बनेगा, ये तो हमेशा ही 6.67% कार्बन का होता है. और ये जो ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट स्टूडेंट्स बना है, ये है यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट प्लस यूटेक्टिक सीमेंटाइट. और इस यूटेक्टिक मिक्सचर, इस फेज मिक्सचर ऑफ टू फेजेस को हम कहते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर. इसका पॉपुलर नाम है लेड बोराइड, क्योंकि फर्स्ट टाइम जिस बंदे ने इस यूटेक्टिक रिएक्शन को ऑब्जर्व किया था आयरन सिस्टम्स में, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट को ऑब्जर्व किया था, वो एक जर्मन मेटलर्जिस्ट थे जिनका नाम था लेड ब्योर. तो उनके नाम के रिस्पेक्ट में इस फेज मिक्सचर को हम कह देते हैं लेड बोराइड. और जब आप हीटिंग कर रहे होंगे
और अगर किसी अलॉय में लेड बोराइट है 1147 पर, तो दैट विल चेंज इनटू लिक्विड सॉल्यूशन। तो इनवेरिएंट रिएक्शन का मतलब आप कोई भी पैरामीटर वेरी नहीं कर सकते, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज जीरो। साथ ही ये रिएक्शंस इनवेरिएंट होने के साथ साथ रिवर्सिबल भी हैं, कि जो कूलिंग के दौरान हो रहा है बिल्कुल उससे उलट होगा हीटिंग के दौरान। तो बच्चों पहली चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो ये है कि जब भी यूटेक्टिक रिएक्शन किसी मटेरियल सिस्टम में होता है तो उस रिएक्शन का जर्नल फॉर्मेट क्या होता है। दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि जब भी यूटेक्टिक रिएक्शन किसी मटेरियल सिस्टम में होती है तो उसका आयरन कार्बन सिस्टम्स में अगर हुई है तो उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या होगा। ओके। तीसरी चीज आपसे जो पूछी जा सकती है कि कौन से आयरन कार्बन अलॉयज ये रिएक्शन दिखाएंगे। तो आपका आंसर होगा कि सर कोई भी आयरन कार्बन सिस्टम जिसमें 1147 पर कूलिंग के दौरान पहुंचने पर लिक्विड सॉल्यूशन एज वन ऑफ द फेजेस है, उसमें ये रिएक्शन होगी। तो अगर आप आयरन कार्बन सिस्टम को देखें, यहां तक बच्चों देखो स्टील्स है 1147, ये रहा टेम्परेचर 1147 में स्टील्स में लिक्विड सॉल्यूशन है ही नहीं। लेकिन इसके बाद क्या शुरू हो गया, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को अगर आप 1147 पे देखते हो तो हर तरह के कास्ट आयरन में, चाहे वो हाइपोयूटेक्टिक है, देखिए लेफ्ट साइड ये वाले में भी लिक्विड है, इसमें भी देखिए सारे का सारा ही लिक्विड है, और जो राइट साइड पर है इनमें भी देखिए लिक्विड है। तो सारे कास्ट आयरन्स या सारे आयरन कार्बन अलॉयज। तो थर्ड चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है कि विच आयरन कार्बन अलॉयज शो दिस रिएक्शन। योर आंसर वुड बी सर स्टील्स डू नॉट शो यूटेक्टिक रिएक्शन, all cast irons show this रिएक्शन। चौथी चीज बच्चों आपसे पूछी जा सकती है कि विच आयरन कार्बन अलॉयज अंडरगोज दिस रिएक्शन कंप्लीटली। अब देखिए सारे कास्ट आयरन्स यूटेक्टिक रिएक्शन दिखाते हैं, रिएक्शन तो जब होगी वो सभी कास्ट आयरन्स में कंप्लीट ही होगी। लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब या स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वो कौन सा कास्ट आयरन है जिसमें यूटेक्टिक टेम्परेचर के ऊपर सिर्फ वही फेज है जो यूटेक्टिक रिएक्शन के लिए चाहिए होता है, ताकि जब वो रिएक्शन हो जाए और आप 1147 से नीचे आ जाएं तो कौन सा वो आयरन कार्बन अलॉय है जिसमें 100% लेड बोराइट होगा, क्योंकि 100% उसमें लिक्विड सोल्यूशन थी रिएक्शन से पहले। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जो अलॉयज हैं इस रेंज में 2.11 टू 4.33, इनमें ऑस्टेनाइट तो है पर साथ में इसमें लिक्विड तो है जो यूटेक्टिक रिएक्शन दिखाएगा, पर साथ में एक एक्स्ट्रा फेज पड़ा हुआ है ऑस्टेनाइट। अगर आप इस वाले सी से राइट वाले अलॉयज को देखते हैं तो इनमें लिक्विड सोल्यूशन तो है जो यूटेक्टिक रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन साथ में कुछ सीमेंटाइट पड़ा हुआ है। अगर आप ये सी पॉइंट वाली कॉम्पोजिशन देखते हो तो इस सी पॉइंट वाली कॉम्पोजिशन में आप देखोगे कि यूटेक्टिक टेम्परेचर से जस्ट ऊपर इसमें सिर्फ लिक्विड फेज है। तो ये वो अलॉय है विच विल अंडरगो द यूटेक्टिक रिएक्शन कंप्लीटली। तो बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि किस अलॉय को हम यूटेक्टिक रिएक्शन की वजह से नाम देते हैं। तो आंसर इज कि सर एनी आयरन कार्बन अलॉय विच हैज 4.33 कास्ट आयरन वुड बी रेफर्ड टू एज। स्टूडेंट्स जो 4.33 परसेंटेज कार्बन वाला हमारे पास कास्ट आयरन है, दैट विल अंडरगो द यूटेक्टिक रिएक्शन कंप्लीटली। और जितनी भी स्टील कास्ट आयरन्स में 4.33 से ज्यादा कार्बन है, और मैक्सिमम कार्बन हो सकता है आयरन कार्बन अलॉयज में टिल 6 उनको एक्सेस में कार्बन है इससे, तो दे वुड बी रेफर टू एज हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन्स। और जिस भी अलॉय में 4.3, जिस भी कास्ट आयरन में 4.33 से कम, थोड़ा सा 2.11 से 4.33 परसेंटेज कार्बन है, ऐसे कास्ट आयरन को हम कहेंगे हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए कि सर सारे कास्ट आयरन्स में यूटेक्टिक रिएक्शन हो जाने के बाद दो ही फेजेस हैं, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट। लेकिन सारे अलॉयज में ये जो यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट है, मतलब ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट है, ये सारा लेड-बोराइट नहीं है। इसमें से कुछ लेड-बोराइट है और कुछ ऐसे ऐसा फेज है जो पहले से ही था। तो अगर आप एक यूटेक्टिक अलॉय को देखें तो यूटेक्टिक अलॉय में तो 100% लिक्विड थी, तो उसमें ये जितना भी ऑस्टेनाइट और जितना भी सीमेंटाइट है, ऑल इज
यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट एंड यूटेक्टिक सीमेंटाइट। तो ये तो 100% लेड बोराइट है। लेकिन अगर हम हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन्स की बात करें, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन्स की अगर हम बात करें, तो हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन्स हैं 4.33 से 6.67 तक। जब उनको आप यूटेक्टिक टेम्परेचर से ऊपर देखते हो, उनमें लिक्विड सोल्यूशन है बट साथ में सीमेंटाइट है। जब लिक्विड सोल्यूशन 1147 पर कन्वर्ट हो जाएगी लेड बोराइट में, साथ में ये सीमेंटाइट नजर आएगा। तो अभी अभी सीमेंटाइट इस रिएक्शन से भी बना है, जो लेड बोराइट का पार्ट होगा, लेकिन पहले से भी चला आ रहा है। तो जो पहले से चला आ रहा है, किससे पहले, यूटेक्टिक रिएक्शन से पहले, उसको हम बच्चों बोल देते हैं प्रो यूटेक्टिक। So hypereutectic cast irons will have pro-eutectic cementite in them and eutectic austenite eutectic cementite. So when you see over here, just after the eutectic reaction, any cast iron will have again two phases only. The point to be noted is that austenite is all eutectic austenite, but cementite has come from two sources. One has come due to cooling in this region, and the other has come because of the eutectic reaction isothermally at this temperature. So there are two types of cementites, here, here, but both are of same composition and are the same phase. So phases are only two, but the source of cementite phase is it is coming from two different sources, one during cooling in this region and the other isothermally through the reaction. Similarly, for hypoeutectoid cast irons, which are from 2.11 to 4.33, there is liquid solution which at 1147 will convert to lead borate, eutectic austenite plus eutectic cementite. But along with that, it has another austenite. So this austenite will continue to exist along with lead borate, and this is there before even the eutectic reaction occurred. So this would be called pro-eutectic austenite. So this is all about the eutectic reaction. Thank you so much for viewing this video. Thank you so much, students. Bye.